रितु जी काफ़ी गुस्से में अब मनु को आवाज़ देती हैं। उनकी इस तरह से बुलाने से अभी तुरंत भागते हुए हॉल में आता है और परेशान होकर कहता है, मम क्या बात है, आप मुझे इस तरह से क्यों आवाज़ दे रही हैं? रितु जी काफ़ी गुस्से से उसे घूर रही होती हैं। अभी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। वह कुछ और बोलना चाहता है, लेकिन रितु जी उसे अपना फ़ोन देती हैं और कहती हैं, ये क्या है अभी, देखो मैं क्या करूं अब इसका। अब मनु जब उनका फ़ोन लेकर देखता है तो उसमें रोशनी और उसकी तस्वीर होती है, जो कि कल की पार्टी के बाहर की होती है, जब रोशनी रो रही थी और अभी उसको समझा रहा था। और उसके नीचे लिखा हुआ था, आखिर अब मनु सिंघानिया का इस लड़की से रिश्ता क्या है। कल वरुण मेहरा की पार्टी में इनको इसके साथ देखा गया। ये पर्सनल पार्टी थी जिसमें शहर के बड़े बड़े बिजनेसमैन अपने फैमिली मेंबर्स के साथ आए हुए थे, और वहाँ अब मन्नू सिंघानिया उसके साथ दिख रहे हैं। आखिर है कौन ये लड़की और क्या रिश्ता है इसका उनके साथ। अभी हैरानी से अपनी मम की तरफ देखने लगता है। ऋतु जी नाराजगी से कहती हैं, बस उतना ही देखा, इसके नीचे देखो मुझे क्या धमकी मिली है कि अगर मैं चाहती हूँ कि यह सब कुछ न्यूज़ में ना आए और आगे भी तुम्हारे बारे में और इसके बारे में चीज़ें ना पब्लिश हों, तो फिर तुम जो उसका सपोर्ट कर रहे हो वह छोड़ दो और उसे अपने घर से और ऑफिस से निकाल दो। अभी को इन सबसे काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन फिर भी वह नॉर्मल होकर कहता है, मम आपको यह सब किसने भेजा है। रितु जी कहती हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन इसमें जो भी है, अगर वह कुछ भी पब्लिश हुआ ना तो फिर वह बिल्कुल सही नहीं होगा। और अभी तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था ना कि जब तक बात हमारे रिस्पेक्ट की नहीं आएगी तब तक ही तुम उसका साथ दोगे। लेकिन अब तो बात हमारे रिस्पेक्ट पर आ गई है ना, प्लीज़ अभी बस कर दो। अब उसकी वजह से सब कुछ बर्बाद मत होने दो। तुम्हें पता है ये सब कुछ तो जो बाहर है सो है, हमारे ऑफिस में भी यही सब सारी बातें हो रही हैं। हमारे ऑफिस में कुछ रोशनी के बेल विसन हैं, उनमें से एक उससे पूछ रहा था कि जब भी तुम्हारे केबिन से बाहर आती है तो इस तरह से दुखी क्यों हो जाती है। क्या तुम उसे तंग करते हो, तुम उसे परेशान करते हो? तो वह उसे बताए। यहाँ तक कि वह उसे यह भी कह रहा था कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, उसे कंपनी से निकाल देंगे। अभी ये तुम्हारी रिस्पेक्ट रह गई है। अब उस कंपनी में मेरे कंपनी के एम्प्लॉयज़ मेरे बेटे पर सवाल उठा रहे हैं। किसकी वजह से? तो सिर्फ और सिर्फ उस एक लड़की की वजह से। अब बहुत हो गया, मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करूँगी। अभी तुम जानते हो इस नाम को बनाने में मुझे कितना समय लगा है, और मैं इस नाम को बर्बाद होने नहीं देना चाहती हूँ किसी भी तरह से। अभी कुछ नहीं बोल रहा होता है। रितु जी कहती हैं, तुम सुन रहे हो ना, तुम बस कर दो अब, उसका साथ मत दो प्लीज़। अभी कहता है, मॉम मैं आपकी बातों को अच्छे से समझ रहा हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। और मैंने आपको कहा था ना कि यहाँ बात सिर्फ रोशनी की मदद की नहीं है। मैं वरुण अपने आप को कुछ ज़्यादा ही होशियार समझता है, और मुझे बस उसे यही समझाना है कि वो जो चाहे वो नहीं कर सकता। रितु जी कहती हैं, लेकिन यह सब कुछ। अभी कहता है, मॉम कुछ नहीं होगा, आई प्रॉमिस। और ऑफिस में भी जो भी मैटर है वह सब भी मैं सॉर्ट कर दूंगा, लेकिन आप फिक्र नहीं करेंगी प्लीज़। रितु जी काफ़ी उदासी से कहती हैं, कैसे मैं नहीं करूँगी बेटा, आपको मुझ पर भरोसा है ना, तो थोड़ा समय दे दीजिए, मैं सब कुछ मैनेज कर लूँगा। अभी उनको समझाता है। रितु जी कहती हैं, ठीक है अब मैं क्या कहूँ, तुम कुछ भी कहते हो तो मुझसे मना नहीं किया जाता है, बट दिस इज़ लास्ट टाइम। अभी अभी अपना सिर हमें हिला देता है। रितु जी वहाँ से चली जाती हैं। रोशनी सारी बातें सुन रही होती है। अब मन्नू रोशनी की तरफ देखता है तो वह कुछ बोलना चाहती है, तो अब मन्नू कहता है, मैं जानता हूँ तुम्हें यह सब सुनकर अच्छा नहीं लग रहा होगा, और तुम मुझे कहना चाह रही होगी कि आंटी बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन तुम्हें यह सब कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैं सब कुछ मैनेज कर लूँगा। फिलहाल तुम सिर्फ और सिर्फ केस के बारे में सोचो। आज लॉयर से मीटिंग है, उसके बाद कल कोर्ट में हियरिंग है, तो तुम बाकी बातों पर ध्यान मत दो। रोशनी कुछ भी नहीं बोलती। अभी वहाँ से अपने कमरे में चला जाता है। रोशनी अपने आप से कहती है, अभिमन्यु मेरी वजह से हमेशा परेशान होते हैं, लेकिन आंटी ऑफिस के बारे में ऐसा क्यों बोल रही थी? कहीं कुशल ने तो आंटी से कुछ नहीं कहा ना? पता नहीं वह क्यों बेमतलब की बातों में उलझ रहे हैं। मुझे उनसे बात करनी होगी। कम से कम मैं अभिमन्यु की एक परेशानी को तो कम कर सकती हूँ। हाँ मैं कुशल से बात करूँगी कि उसे बेमतलब का इन सब में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। अभी भी यह सब कुछ सोचकर थोड़ा परेशान होता है
क्योंकि वह जानता है कि उसकी मॉम अभी तक ज़्यादा इन सब बारे में उसे फोर्स नहीं कर रही हैं। लेकिन एक बार जब वह इन सबको लेकर सीरियस हो जाएंगी तो फिर वह कुछ भी नहीं कर पाएगा। वह कुछ सोचता है, फिर किसी को कॉल करके कहता है, मुझे सारी अपडेट चाहिए कि आखिर इन सब के पीछे कौन है, किसकी यह हरकत है। वैसे मुझे थोड़ा बहुत तो डाउट है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि मुझे पूरा डिटेल मिले इसके बारे में। शेफाली और वरुण अपने केबिन में बैठे हुए होते हैं। शेफाली को एक कॉल आता है। उसके बाद वह मुस्कुराते हुए वरुण से कहती है, हमारा काम हो गया है। वरुण कहता है, वैसे तुम्हारा आइडिया कभी फ्लॉप हो ही नहीं सकता। कल उसे पार्टी में देखकर थोड़ी देर के लिए हम परेशान हुए थे, लेकिन जब विराज रघुवंशी ने हमें समझाया तब जाकर उसका आना हमें समझ में आया। शेफाली कहती है, वो थोड़ा होशियार बन रहा था, लेकिन क्या फ़ायदा, वह एक से निपटता नहीं है। उससे पहले हमने उसे दूसरा झटका दे दिया। फाइनली हमें पता चल गया कि उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसकी माँ है, और उसकी माँ की सबसे बड़ी कमजोरी है उसकी नाम और इज्जत। अब वह किसी भी कीमत पर अपने बेटे को इस सब मामले में तो नहीं पढ़ने देगी। वरुण कहता है, अगर पढ़ने भी देंगी तो भी क्या फर्क पड़ता है, ये केस हमारा है और हम इसे जीत कर ही रहेंगे। शेफाली कहती है, हाँ ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा। अभी को जब पता चलता है कि इन सबके पीछे वरुण है तो वह तुरंत उसे कॉल करता है और कहता है, एक तरफ तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि यह केस तुम्हारा है, तुम जीत रहे हो, और दूसरी तरफ ऐसी छोटी और घटिया हरकतें कर रहे हो। अगर सच में हिम्मत है तो कोर्ट में सीधे सीधे की लड़ाई लड़ो ना, ये क्या डरपोक की तरह हरकतें कर रहे हो। वरुण कहता है, तुम्हें क्या सच में लगता है कि मैं तुमसे डर गया हूँ? अगर मैं डर जाता ना तो इस तरह से खुलकर सेलिब्रेशन नहीं करता। और हाँ, मैंने थोड़ी सी हरकतें की क्योंकि जंग और प्यार में सब जायज है, और मैंने बस वही किया है। और जिस तरह से मुझे तुम्हें तंग करने का उपाय मिलेगा मैं वैसे करूँगा। तुम जबरदस्ती मेरी जिंदगी में घुसे हो और इसका तो भुगतान तुम्हें करना ही पड़ेगा। अभिमन्यु कहता है, बहुत जल्दी ये पता चल जाएगा कि कौन किसकी भरपाई करेगा। रोशनी ऑफिस जाती है और पहले वह कुशल से बात करने के लिए उसे कैफेटेरिया में बुलाती है। कुशल को अच्छा लगता है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से रोशनी उससे बिल्कुल भी बात नहीं कर रही थी। कुशल कहता है, हाँ रोशनी कहो, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? रोशनी उसे उंगली दिखाते हुए गुस्से से कहती है, क्या मैंने आपको कभी भी कहा कि मुझे आपकी किसी तरह की मदद की ज़रूरत है, या फिर आप मेरे लिए कोई लड़ाई लड़ें? नहीं ना, तो फिर क्यों आप मेरी जिंदगी में घुस रहे हैं जबकि आपको कुछ भी पता नहीं है? क्यों? कुशल को कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर रोशनी क्या कह रही है। तो वह कहता है, क्या बात है रोशनी, तुम मुझे क्लियर कुछ क्यों नहीं कह रही हो? इस तरह से बातों को घुमाकर कहने का क्या मतलब है? और मैंने ऐसा भी क्या कर दिया जो तुम इतना गुस्सा कर रही हो? आपको पता नहीं है आपने क्या किया है। आपने अब मनु के बारे में रितु मैम से क्या क्या कह दिया है। रोशनी नाराज होकर कहती है। कुशल अब चुप हो जाता है। रोशनी कहती है, क्या हुआ, अब आपको बात समझ में आ गई मैं क्या कह रही हूँ? कुशल कहता है, मैंने कुछ गलत नहीं कहा, मैंने बस इतना कहा कि शायद तुम मुझसे किसी बात को लेकर घबरा रही हो, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? मैम ने कहा कि मुझे इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो शेयर करूं, तो मैंने बस वही किया। रोशनी गुस्से से कहती है, मैंने आपको कभी कहा था कि आप मेरी कोई मदद कीजिए? क्यों आप जबरदस्ती की मेरी जिंदगी में इंटरफेयर कर रहे हैं? मैंने आपसे अच्छे से बात कर लिया, थोड़ा हंस लिया, इसका मतलब ये नहीं कि आपको मेरी लाइफ में घुसने का पूरा हक है। मेरा आपके साथ कोई रिश्ता नहीं है। मैं और आप काम करने ऑफिस आते हैं तो बस हमारा इतना ही भर का साथ है, तो आपको मेरे लिए कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्लीज़। और ये मैं आपसे रिक्वेस्ट नहीं कर रही हूँ, आपको वार्निंग दे रही हूँ कि आइंदा से कभी भी कुछ भी मेरे लिए मत कीजिएगा। रोशनी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अभी को ये बात अच्छे से समझ में आ जाती है कि वरुण इस बात को समझ चुका है कि उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसकी माँ है, और वह उन्हें तंग करके उसे परेशान कर सकता है। इसलिए वह अपनी माँ को इन सबसे दूर रखने का कोई रास्ता सोचने लगता है। वह अपनी आंखें बंद करके पीछे चेयर पर सिर करके बैठा हुआ होता है और कुछ सोच रहा होता है। तभी अचानक से वह आंखें खोलता है और अपने आप से कहता है, हाँ यही सही रहेगा, और मैंने उनसे इस बारे में बात भी की थी। वह तुरंत अपना फ़ोन उठाता है और अपने डैड को कॉल करता है। रणविजय जी अभी का कॉल देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, और वह कुछ कहे उससे पहले ही अभी कहता है, डैड मुझे आपसे बहुत अर्जेंट बात करनी है। रणविजय जी कहते हैं, हाँ ठीक है कर लेना,
पहले ये तो बताओ कि तुम ठीक तो हो ना। अभी कहता है, हाँ डैड, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको याद है जब कुछ दिनों पहले आपने मुझे कॉल करके कहा था कि अब मैं आपका पूरा बिजनेस संभाल लूँ, क्योंकि कुछ लोग हैं जो आपके नाम पर फायदा लेना चाह रहे हैं। रणविजय जी कहते हैं, हाँ मुझे बिल्कुल याद है, लेकिन यह बात अचानक से। बताता हूँ। उस समय मैंने आपको क्या कहा था कि मैं आपका बिजनेस संभालने के लिए रेडी हूँ, लेकिन हम इस बारे में मम को कुछ नहीं बताएंगे, क्योंकि अगर मम को ये पता चलेगा कि मैंने आपके कहने पर, आपको फोर्स करने पर ये बिजनेस संभाला है, तो वह नाराज होंगी। अभी जैसे उनको ये बात याद दिलाता है, रणविजय जी कहते हैं, हाँ बिल्कुल मुझे सब याद है। अभी, लेकिन ये बात इस वक्त करने का क्या मतलब? कुछ बात करनी है क्या तुम्हें? हाँ डैड, इस वक्त मुझे आपकी हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी परेशान होकर कहता है। रणविजय जी कहते हैं, तो मुझे सीधी कह भी तो सकते हो। इसके लिए सारी बातें कहने की क्या ज़रूरत है? डैड, ये सारी बातें कहने की इसलिए ज़रूरत थी क्योंकि मैं जो आपको अभी कहूँगा शायद उसमें आप मेरा सपोर्ट नहीं करेंगे। अभी कहता है, तुम जानते हो ऐसा कभी नहीं हुआ है, फिर तुम ये क्यों कह रहे हो? रणविजय जी थोड़ा हैरानी से कहते हैं, क्योंकि डैड मैं चाहता हूँ कि आप मॉम को झूठ बोलकर अपने पास बुला लें और कुछ दिनों के लिए इन सबसे दूर रखें। अभी तुरंत कहता है, इन सबसे दूर रखें, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? और तुम ऐसा क्यों चाहते हो कि मैं रितु को अपने पास बुला लूं? रणविजय जी शक से कहते हैं, डैड क्योंकि अगर मॉम यहाँ रहेंगी तो मैं रोशनी की अच्छे से हेल्प नहीं कर पाऊंगा। वह लोग मॉम के थ्रू मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हैं और मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। मैं अपना पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ उस केस पर चाहता हूँ और रोशनी को इंसाफ दिलवाना चाहता हूँ। अभी अपनी परेशानी बताता है। रणविजय जी कुछ भी नहीं बोल रहे होते हैं तो अभी कहता है, मुझे पता था डैड कि आप ये सुनने के बाद शौक होंगे, लेकिन प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। इस वक्त आपके अलावा कोई मेरी मदद नहीं कर सकता। अभी बहुत मायूस हो जाता है। रणविजय जी कहते हैं, अभी किसी और के लिए तुम यह कर रहे हो, उससे तो मुझे बहुत खुशी हो रही है, लेकिन अपनी मॉम को इस तरह से चीट करना ठीक नहीं है। तुम्हें पता है कि वह सबसे ज़्यादा तुम्हें प्यार करती है, और अगर तुम मुझसे इस तरह से झूठ बोलोगे तो उसे बहुत तकलीफ होगी। अभी कहता है, डैड अगर मैं मॉम को झूठ बोलकर यहाँ से दूर नहीं भेजूंगा तो फिर मैं नहीं कर पाऊंगा सब कुछ, और मैं कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहता। मैं नहीं चाहता कि मेरी किसी तरह की लापरवाही रोशनी पर भारी पड़े। सो प्लीज़ डैड आप मेरी हेल्प कीजिए, और हो सकता है कि वह वरुण मॉम को नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश करे। बहुत घटिया है। डैड आप मेरी मदद करेंगे ना? मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तुम्हारी खुशी के लिए और रितु की सेफ्टी के लिए शायद यही ठीक है। तुम परेशान मत हो, मैं उससे बात करके अपने पास कुछ दिनों के लिए बुला लेता हूँ। लेकिन अभी मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ कि मैं ज़्यादा दिन रितु से झूठ नहीं बोल पाऊँगा, क्योंकि बहुत मुश्किलों के बाद तुम्हारी मॉम और डैड का रिश्ता ठीक हुआ है, और तुम भी ये नहीं चाहोगे कि वह फिर से खराब हो। रणविजय जी सच्चाई बताते हैं। डैड बस कुछ दिनों के लिए प्लीज़, अभिमन्यु कहता है। हाँ ठीक है, रणविजय जी ये बोलकर कॉल कट कर देते हैं। अभी अपने आप से कहता है, मुझे पता है कि मेरी बातों से और मेरी हरकतों से आपको और मम को थोड़ा हर्ट होगा, लेकिन इस वक्त मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है। अभिमन्यु समीर को वरुण की हरकत के बारे में बताता है और फिर यह भी कहता है कि उसने अपने डैड को अपनी मम को अपने पास बुलाने को कहा है। यह सब कुछ सुनकर समीर बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है। वह कहता है, अभी तू ऐसा कैसे कर सकता है? उस वरुण की तो आदत है, वैसी हरकतें करते रहेगा। लेकिन तुझे इतना बड़ा डिसीजन नहीं लेना चाहिए था। तुझे आंटी को इस तरह से भेजने की बात नहीं करनी चाहिए थी। तो मैं और क्या करता? हो सकता है कि वह मम को किसी तरह से कोई नुकसान पहुंचा दे, क्योंकि वह बहुत गिरा हुआ है। जो इंसान किसी के साथ इतना गलत कर सकता है, तुझे लगता है कि वह कुछ भी करने से पीछे हटेगा? अभी काफी परेशान होकर कहता है। समीर कहता है, तो कोई और रास्ता निकाल लेता, लेकिन इस तरह से आंटी को झूठ बोलना, वह भी अंकल से तू झूठ बुलवा रहा है, जबकि तू जानता है कि अगर आंटी को इन सब के बारे में पता चलेगा तो क्या हो जाएगा। अभी तुमने अंकल आंटी के रिश्ते को, आंटी और अंकल के रिश्ते को, क्या मैं अगर कहूँ कि तूने अपने पूरे परिवार के रिश्ते को दांव पर लगा दिया है? तुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। अमन्यु काफी उदासी से कहता है, मैं जानता हूँ, लेकिन मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। मैं बस रोशनी के केस पर ध्यान देना चाहता हूँ, उसके अलावा मैं कुछ और नहीं करना चाहता। समीर कहता है, कहीं उसके कारण तो अपने बाकी के रिश्तों को ना गंवा दे। अभिमन्यु कुछ भी नहीं बोलता, उदास हो जाता है
और सोचने लगता है। उसका ऐसा चेहरा देखकर समीर को लगता है कि शायद उसने कुछ ज़्यादा ही कह दिया। उसे इस तरह से नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि अभी पहले से ही इन सब बातों को लेकर उदास है। तो समीर अभी को कहता है, अच्छा चल कोई बात नहीं, अंकल ने कहा है तो फिर वो आंटी को समझा देंगे, और फिर एक बार रोशनी का केस अच्छे से निपट जाए तो फिर आंटी की नाराज़गी भी जो भी होगी वह ख़त्म हो ही जाएगी। समीर अभी के चेहरे पर देखता है तो वह अभी भी परेशान ही होता है। तो वह उसके कंधे पर हाथ रख कर कहता है, अब तू ज़्यादा फिक्र मत कर, वैसे भी कल केस की हेयरिंग है तो हमें अपने आप को नॉर्मल भी तो रखना है, और तुझे सबसे ज़्यादा, क्योंकि तू ही तो है जो रोशनी से बात करके उसे हिम्मत देता है। अभी फिर से कुछ नहीं बोलता, बस अपना सिर हिलाकर रह जाता है। अभी जब अपने घर आता है तो देखता है ऋतु जी अपना सूटकेस लेकर निकल रही हैं। वह उनके चेहरे पर देखने लगता है। ऋतु जी कहती हैं, अच्छा हुआ अभी तुम आ गए, मैं यही सोच रही थी कि तुमसे मिले बिना जाऊंगी तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। अभी बिना किसी भाव के अपनी माँ के चेहरे पर देख रहा होता है तो ऋतु जी कहती हैं, तुम सोच रहे होगे कि मैं अचानक कहाँ जा रही हूँ। वह तुम्हारे डैड के असिस्टेंट का कॉल आया था कि उनकी तबीयत पिछले कुछ दिनों से बिल्कुल ठीक नहीं है और वे किसी की बात सुन नहीं रहे हैं, तो वो कह रहा था कि मैं वहाँ पर आ जाऊँ। वैसे तो मैंने तुम्हारे डैड से बात की है, लेकिन उन्होंने तो मुझे कुछ बताया नहीं, और डॉक्टर ने भी कहा है कि थोड़ा रेस्ट करने की ज़रूरत है। तो मैं जाऊंगी तो थोड़ा अपने हिसाब से डांट दूंगी तो वह सुनेंगे। रात की फ्लाइट है, कल सुबह तक पहुंच ही जाऊंगी। अभी कुछ भी नहीं बोल रहा होता है, वो बस अपनी नज़र नीचे किए सब सुन रहा होता है। रितु जी कहती हैं, अब क्या हो गया, तुम क्यों इतना उदास हो, जल्दी ही आ जाऊंगी मैं। अभी उदास चेहरे से कहता है, ओके मम, हैप्पी एंड सेफ जर्नी। रितु जी कहती हैं, इस तरह से बस कहोगे, अपनी मॉम के गले भी नहीं लगोगे क्या। अभी उनके गले लग जाता है और अपने मन में कहता है, सॉरी मॉम, आपसे इतना बड़ा झूठ बोला गया है, लेकिन अब मैं क्या करूं, मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। हो सके तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। वो उनसे अलग होता है और उसकी आंखों से आंसू बह जाते हैं। रितु जी उसके आंसू को पोंछ कर कहती हैं, अभी भी छोटे से बच्चे की तरह मुझे जाते हुए देख कर रो रहे हो। अभी तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ करके अपने आंसुओं को पोंछता है और कहता है, नहीं मॉम, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऋतु जी उसको अपनी तरफ दिखाकर उसके गाल पर हाथ रखकर कहती हैं, अपनी मॉम से भी बातें छुपाने की कोशिश कर रहे हो, नहीं कर पाओगे बेटा, माँ हूँ तुम्हारी, सब कुछ अच्छे से जानती हूँ और समझती हूँ। वैसे मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी ही आ जाऊँगी, लेकिन तब तक तुम्हें काम संभालना होगा, थोड़ा लोड ज़्यादा बढ़ जाएगा। वैसे मैंने तुम्हारी हेल्प के लिए जानवी को कह दिया है, वह रहेगी तुम्हारे साथ, और तुम भी थोड़ी उसकी हेल्प ले लेना, क्योंकि उसके डैड चाहते हैं कि उनकी कंपनी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वह संभाले, और उन्होंने तो मुझसे कहा था कि मैं अपने साथ उसे रखकर कुछ ट्रेन करूं, लेकिन मुझे जाना पड़ रहा है, तो तुम उसे अपने साथ रखोगे, ओके। अभी अपना सिर हाँ में हिला देता है। रितु जी कहती हैं, वैसे मैं ये भी कोशिश करूंगी कि तुम्हारे डैड को भी लेकर आ जाऊं। अब सारी जिम्मेदारी तुमने संभाल ही ली है तो उन्हें कन्विंस करके ले जाऊंगी। ओके मॉम, अभी कहता है। रितु जी वहाँ से निकल जाती हैं। अभी वही हॉल में बैठा होता है तो इंद्राणी जी आती हैं और कहती हैं, बाबा आप आ गए। वह मैडम ने जाने से पहले आपको ये लिफाफा देने के लिए कहा था, शायद कुछ इम्पोर्टेंट है इसमें। अभी वह लिफाफा ले लेता है और उसे ओपन करके देखता है तो उसमें एक लेटर होता है। उसमें रितु जी लिखती हैं, अब ऐसे उदास चेहरा करके क्यों बैठे हो, कुछ भी करते हो और गिल्ट में आ जाते हो। मैं जानती हूँ कि तुमने अपने डैड से कहा कि मुझे झूठ बोलकर अपने पास बुला ले, ताकि मैं यहाँ रहकर किसी तरह की प्रॉब्लम फेस ना कर सकूँ, और अगर तुम मुझे सीधी तरह से यह बात कहोगे तो मैं नाराज हो जाऊंगी। कमान अभी, एक बार कहकर तो देखते, तुम्हारी मम तो तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे देगी। फिर इस तरह से वहां से दूर जाने की क्या बात है। अब तुमने अपने डैड के साथ मिलकर झूठ बोल दिया है तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और ज़्यादा इसके बारे में कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ठीक भी है, मैं काफ़ी दिनों से काम कर कर के थक गई हूँ। इतने सालों बाद आराम से थोड़ी छुट्टी इंजॉय करूँगी। लेकिन सुन लो, अगर काम में किसी तरह की कोई भी लापरवाही की ना तो फिर तुम्हारे कान भी मरोड़ूंगी, समझे। अब ऐसे उदास चेहरा करके मत बैठो, थोड़ा सा मुस्कुरा दो, क्योंकि तुम्हारी मम को हमेशा तुम्हारा चेहरा मुस्कुराता हुआ चाहिए, और उसके साथ साथ बहुत ही ज़्यादा सक्सेस चाहिए तुम्हारी लाइफ में। सो स्माइल। और अब इस लेटर को पढ़ने के बाद इमोशनल बिल्कुल मत होना, और मुझे कॉल या मैसेज मत करना इस बारे में बात करने के लिए।
क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो फिर मैं तुम पर गुस्सा करूँगी। ठीक है, हम इसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि अगर मुझे कुछ बात करना होता तो मैं तुमसे सामने से कर लेती या मैसेज कर लेती। ये लेटर मैंने लिखा इसलिए है ताकि कुछ सीक्रेट हम दोनों के बीच रह जाए, ऐसे ही। ओके बाय। टेक केयर एंड नेवर फॉरगेट योर मम। ऑलवेज लव यू। अभी की आंखों में आंसू होते हैं और चेहरे पर मुस्कुराहट भी। वह अपने आप से कहता है, आई लव यू मॉम एंड थैंक यू मुझे सपोर्ट करने के लिए। आई प्रॉमिस यू कि आपको और डैड को मैं कभी भी हर्ट नहीं करूँगा। ये जो भी प्रॉब्लम है मैं जल्दी सबको सॉर्ट करके फिर वही करूँगा जो आप दोनों चाहोगे। सुबह सुबह रोशनी और अभिमन्यु कोर्ट के लिए निकल जाते हैं। समीर भी उनको वही कोर्ट में ज्वाइन करता है। एडवोकेट वर्मा उसे वहां पर उनके वकील से मिलवाते हैं, जिनका नाम सिया माथुर होता है। उनकी उम्र भी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, लगभग रोशनी के जितनी ही होती है। अभिमन्यु जब उन्हें देखता है तो वह हैरानी से एडवोकेट वर्मा को देखने लगता है। तो सिया मुस्कुराते हुए कहती हैं, आई नो कि आपको ये डाउट होगा कि मैं कैसे आपकी केस को रिप्रेजेंट करूंगी, तो डोंट वरी, मैं भी उसी फर्म से आई हूँ जहाँ से आपके अपोजिशन एडवोकेट विराज रघुवंशी आए हैं। और वर्मा सर मेरे टीचर भी हैं और उन्होंने मुझे अच्छे से गाइड किया है। एडवोकेट वर्मा कहते हैं, आज का जो केस है वह वैसे भी हमने विराज रघुवंशी को देखने के बाद तैयार किया है ना, तो ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। और वैसे सिया को पता है कि विराज को कैसे टैकल करना है, तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। रोशनी बेटा, तुम्हें बिल्कुल भी घबराना नहीं है। वो लोग झूठे आरोप लगाएंगे, तुमसे ऐसी बातें पूछ सकते हैं जिसका इस केस से कोई लेना देना नहीं होगा, ताकि तुम कमज़ोर पड़ जाओ। लेकिन तुम कमज़ोर नहीं पड़ोगी, ठीक है। रोशनी अपना सिर हाँ में हिला देती है। सिया कहती है, अब हम लोगों को चलना चाहिए, कोर्ट की कार्रवाई शुरू होने का समय हो गया है। कोर्ट रूम में वरुण और शेफाली पहले से ही मौजूद होते हैं। वह दोनों उन लोगों को देखते हैं तो अपना चेहरा बनाते हैं। शेफाली घड़ी देखते हुए कहती है, ये विराज रघुवंशी अभी तक आए क्यों नहीं है। वरुण कहता है, अभी टाइम है, वह आ सकता है। तभी वरुण के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वो कहता है, देखो आ गया विराज रघुवंशी। जैसा नाम वैसा ही शख्सियत, देखने में लंबा चौड़ा, हैंडसम, चेहरे पर एक तेज और पूरा कॉन्फिडेंस। उसके पीछे एक जूनियर जो कि उसकी फाइल को पकड़े हुए उसके कदम से कदम मिलाने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन विराज के कदम इतने तेज होते हैं कि वह उसकी बराबरी नहीं कर पा रहा होता है। विराज आकर अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है। उसका जूनियर उसे पेपर लाकर देखता है। वह उन सबको देखने लगता है। तभी वरुण और शेफाली वहां आते हैं। हेलो मिस्टर रघुवंशी, वरुण मुस्कुराकर कहता है। विराज उसकी तरफ एक बार नजर उठाकर देख लेता है और फिर इग्नोर करते हुए अपने फाइल में देखने लगता है। तभी जज के आने की अनाउंसमेंट होती है। वह सभी लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद केस की सुनवाई शुरू करने का ऑर्डर देते हैं। रोशनी कटघरे में खड़ी होती है। जज पेपर्स देखते हैं और फिर कहते हैं, बारी है वरुण मेहरा और शेफाली मेहरा, जिनके वकील हैं विराज रघुवंशी, और प्रतिवादी हैं रोशनी, जिनकी वकील है सिया माथुर। वो दोनों वकील अपना सर हाँ में हिलाते हैं। जज कोर्ट की कार्रवाई को आगे बढ़ाने का हुक्म देते हैं। विराज अपनी जगह से खड़ा होकर जैसे दहाड़ते हुए कहता है, सर दिस केस इज सिंपल। ये यहाँ जो कटघरे में खड़ी है रोशनी, बस रोशनी मिस्टर एंड मिसेस मेहरा के बच्चे की सरोगेट मदर है। और सरोगेट मदर होने के बावजूद इन्होंने अपनी पहचान को पब्लिक किया। और सिर्फ अपनी पहचान को पब्लिक ही नहीं किया, उनके बच्चे को लेकर वह घर से भाग भी गई थी। जब वह बच्चा उनके घर में ही था और काफ़ी दिनों तक वह गायब रही, और उन्होंने इसके लिए उन लोगों को ब्लैकमेल भी किया। इनका प्लान भी शुरू से यही था कि यह पहले तो इस बच्चे की सरोगेट मदर बन जाएंगी, उसके बाद वह मौका देकर वहाँ से भाग जाएंगी और काफ़ी पैसे लेंगी। और किया भी उसने बिल्कुल वैसा ही। और इसके सारे पेपर, सारे सबूत मैंने कोर्ट में पेश कर दिए हैं। सबसे पहले जो पेपर, उसमें क्लियरली है इनके सिग्नेचर, इनकी तस्वीर लगी हुई है और उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि अपनी मर्जी से उस बच्चे की सरोगेट मदर है और इसके लिए इसने पैसे भी लिए हैं। नेक्स्ट कुछ तस्वीरें हैं और उसके साथ ये भी लिखा है कि अगर बच्चे के बारे में और जानकारी चाहते हो तो मुझे पैसे दो। एक मजबूर माता पिता जो अपने बच्चे के लिए सालों से इंतजार कर रहे थे, उन्हें जब एक सरोगेट मदर मिली तो उसने उनकी भावनाओं के साथ इस तरह से खिलवाड़ किया। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसने कानून भी तोड़ा है। सरोगेट मदर एक्ट
2021 की धारा 2 के तहत सरोगेट मदर का बच्चे के जन्म के बाद उस पर कोई भी अधिकार नहीं होता है। और धारा 4 बी के तहत वह अपनी पहचान किसी को नहीं बता सकती है। लेकिन उसने यह भी किया है। इतना ही नहीं, इसने भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 319 के तहत इन लोगों पर बच्चे को लेकर ब्लैकमेल किया है। तो इसलिए मैं कोर्ट से अपील करूंगा कि इसकी क्रूर हरकतों के लिए इसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि यह एक उदाहरण बन सके कि कोई अगर मजबूर है तो उसकी मजबूरी का फायदा नहीं उठा सकता। वेरी नाइस मिस्टर रघुवंशी, लेकिन आपको यह अधिकार नहीं है कि आप किसी को इस तरह से क्रिमिनल कह दें। यह तो आपके क्लाइंट ने जो भी कहा है, आपने उसके अनुसार सारी बातें यहाँ कह दी हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने सारे सेक्शन भी गिनवा दिए। लेकिन ये कुछ सबूत को सिर्फ देने से आप यह साबित कैसे करेंगे कि जो भी हुआ वह मेरी क्लाइंट की मर्जी से ही हुआ है? सिया अपनी जगह से खड़ी होकर बोलती है। विराज हल्का सा मुस्कुराहट से कहता है, मिस माथुर, कोर्ट का जब प्रोसीजर शुरू हुआ था वो समय से कहीं और खोई हुई थी, इसलिए आपको पता नहीं है मैंने सारे सबूत पेश किए हैं और वह सभी जज साहब देख चुके हैं। थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग मी मिस्टर रघुवंशी, लेकिन किसी से सिग्नेचर करवा लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वह भी एक ऐसी लड़की से जिसके आगे पीछे कोई भी नहीं है। आपने ही तो सुनवाई की शुरुआत की रोशनी, हाँ सिर्फ रोशनी से किया था। इसका क्या मतलब है कि उनका कोई नहीं है? तो किसी भी मजबूर से पेपर सिग्नेचर करवा लेना कोई बड़ी बात नहीं है। और दूसरी बात कि आपने जो कुछ फोटोग्राफ्स दिए हैं और कहा है कि इससे उनको पैसे देने के लिए धमकी मिली है, यह बात कैसे साबित करेंगे आप? ये धमकी देने वाली रोशनी ही थी। क्या आपके पास कोई क्लियर प्रूफ है इस बात का? सिया विराज की तरफ देखते हुए कहती है। विराज पहले हैरानी से सिया के चेहरे पर देखता है और फिर हल्का मुस्कुराकर कहता है, वैसे तो आप कोर्ट में मुझसे पहले भी केस लड़ चुकी हैं, लेकिन फिर भी शायद आप मेरे काम करने के तरीके से अभी तक वाकिफ नहीं हुई हैं। कोई बात नहीं, इंसान धीरे धीरे सीखता है। सर, मैं कुछ गवाहों को कोर्ट में बुलाने की इजाज़त चाहूँगा। वैसे मैंने इसकी लिखित परमिशन ले रखी है। मिस माथुर, आपको ऐसे हैरान होने की ज़रूरत नहीं है। जज पेपर्स को देखते हैं और फिर गवाहों को बुलाने के लिए परमिशन दे देते हैं। कोर्ट में एक आदमी और एक औरत आते हैं। रोशनी जैसे ही उन दोनों को देखती है तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। विराज दोनों की तरफ देखता है और फिर जज की तरफ देखकर कहता है, सर, यह है सुनीता जी और यह है उनके पति रमेश जी, और इनका रोशनी जी से कुछ संबंध है या नहीं, ये उनका चेहरा बता रहा है। क्यों रोशनी जी, आप इन लोगों को जानती हैं ना? रोशनी अपना सिर हाँ में हिला देती है। विराज कहते हैं, सर, यह है रोशनी के चाचा और चाची, और मैंने इनको यहाँ पर बुलवाया है ताकि ये बता सकें कि जैसा मिस माथुर ने कहा कि ज़बरदस्ती भी पेपर साइन करवाए जा सकते हैं, तो उसी को क्लियर करेंगे ये लोग। सुनीता जी, आप बताएंगी कि रोशनी से वरुण जी और शेफाली जी का क्या रिश्ता है? सुनीता कहती है, हाँ, लेकिन थोड़ी शुरुआत से बताना होगा। विराज कहते हैं, हाँ बिल्कुल, जहाँ से आप बताना चाहती हैं वहाँ से बताइए। सुनीता कहती है, जी, हम लोग उनके यहाँ काम करते हैं और मालिक और मालकिन परेशान थे, तो हमने पूछा तो उन्होंने हमें बताया कि वह एक ऐसी औरत की ज़रूरत है जो इनके बच्चे को जन्म दे सके। हमने जैसे ही इसका जिक्र रोशनी से किया तो वह तुरंत तैयार हो गई, क्योंकि काफ़ी पैसे मिलने वाले थे। अपनी मर्जी से उसने कागजात पर साइन किया और वह उनके बच्चे की माँ भी बनी। लेकिन पता नहीं इसके मन में कितना लालच भर गया और इसलिए इसने उनके बच्चे को इनसे दूर ले गई। हमने तो पहले समझाया भी, लेकिन यह नहीं समझी और हमारे पास भी नहीं आई। पता नहीं कहाँ चली गई थी। वैसे ये सारी बातें कहनी तो नहीं चाहिए, लेकिन ये है बहुत ही ज़्यादा लालची। शुरू से ही दूसरों को तंग करना इसकी आदत रही है। हम लोग तो इसके बारे में बात करने में भी शर्माते हैं। रोशनी को सुनीता की बातें सुनकर तकलीफ तो होती है, लेकिन उसे ज़्यादा हैरानी भी होती है, क्योंकि वह अच्छे से जानती है कि सुनीता पैसों के लिए कितनी गिर सकती है। विराज कहते हैं, तो अब तो ये बात क्लियर हो चुकी है मिस माथुर, या आप कुछ और भी कहना चाहेंगी? सिया जज की तरफ देखकर कहती है, सर, मुझे गवाहों के बारे में कुछ भी पता नहीं था। मुझे थोड़ा समय चाहिए इसके लिए। मैं कोर्ट से अपील करूंगी कि मुझे थोड़ा समय दिया जाए ताकि मैं अपने लेवल पर जांच कर सकूं। विराज तुरंत कहता है, मुझे तो इस केस में ऐसा लगता ही नहीं है कि कुछ करने की ज़रूरत है। सब कुछ काफ़ी क्लियर ही है और इन गवाहों को हटा भी दिया जाए तो फिर भी रोशनी गुनाहगार तो है ही। जज कहते हैं, मिस्टर रघुवंशी, आपको इतना ज़्यादा उतावले होने की ज़रूरत नहीं है। लगता है आपके और भी केस हैं, इसलिए आप इसे तुरंत ख़त्म करना चाहते हैं।
लेकिन आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा, ओके। विराज अपना सिर हाँ में हिला देता है। जज कहते हैं इस केस की अगली सुनवाई अगले हफ्ते के बाद की जाएगी। कोर्ट की सुनवाई के बाद सभी कोर्ट रूम से बाहर आ जाते हैं। रोशनी अपने आप को काफ़ी मजबूत दिखाने की कोशिश कर रही होती है। एडवोकेट वर्मा मिस माथुर को कहते हैं, वेल डन सिया, तुमने बहुत अच्छे से केस को प्रेजेंट किया। मुझे बहुत खुशी हुई जब तुमने इस तरह से केस लड़ा। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। सिया मुस्कुराते हुए अपना सिर हाँ में हिलाती है। तभी अब मन्नू थोड़ी नाराज़गी से कहता है, किस वजह से आप इनकी इतनी तारीफ कर रहे हैं? आपको किसी चीज़ के बारे में पता नहीं था? वह लोग झूठ पर झूठ बोले जा रहे थे और आपने ऐसे नॉर्मली उनकी बातों को सुना। आपको बताना चाहिए था ना कि यह सब कुछ गलत है। और आपने तो यह भी अपील नहीं की कि बच्चे को रोशनी को दिया जाए। अब मन्नू काफ़ी परेशान होकर बोलता है। सिया उसकी परेशानी को अच्छे से समझ रही होती है। वह कहती है, मिस्टर सिंघानिया, मैं जानती हूँ कि आपको क्या फील हो रहा है इस वक्त, लेकिन यह केस उन लोगों ने किया है ना, तो जो भी कुछ साबित करना है वह उन लोगों को करना है और वह जो साबित करेंगे मुझे बस उसे बचाना है। सो रिलैक्स, एक बार जो भी वो अपनी तरफ से वह कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए। मैं हूं ना, मैं कुछ भी उनकी मर्जी से नहीं होने दूंगी। अब मनु कुछ कह रहा होता है तो एडवोकेट वर्मा कहते हैं, हाँ मिस्टर सिंघानिया, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा। कोर्ट का काम इतनी जल्दी नहीं होता है और आपको पता है मिस्टर रघुवंशी जो हैं वह इस केस को जल्द से जल्द ख़त्म करना चाहते हैं। सिया ने लंबा समय ले लिया है और यह बहुत अच्छी बात है। यह हमारे लिए प्रोग्रेस हुई है, तो अब थोड़ा सा पेशेंस रखिए जैसे आपने अभी तक रखा है। अब मन्नू रोशनी के चेहरे पर देखता है जिस पर गहरा दर्द उसे दिख रहा होता है। वह कुछ भी नहीं बोल रही होती है। समीर कहता है, ये रोशनी के चाचा चाची कितने घटिया हैं। कम से कम अगर वह इसका साथ नहीं दे सकते तो इसके अगेंस्ट में भी उन्हें नहीं बोलना चाहिए था ना। हाँ, वो लोग तो घटिया हैं ही, तभी तो रोशनी की हालत हुई है। इन सब में उन लोगों ने ही तो उसे फंसाया है। अब मन्नू गुस्से से अपने दांतों को पीसते हुए कहता है। सभी रोशनी की तरफ देख रहे होते हैं जो कुछ नहीं बोल रही होती है। सिया रोशनी के कंधे पर हाथ रखकर कहती है, आई नो कि आप बहुत तकलीफ में हैं, लेकिन जैसे आपने आज हिम्मत दिखाई है ना, आपको वैसे ही हिम्मत आगे भी दिखानी है। वह लोग आपको ऐसी बातों में उलझाएंगे, लेकिन आपको बिल्कुल निडर होकर जवाब देना है। रोशनी अपना सिर हाँ में हिला देती है और बिना कुछ कहे हुए वहां से चली जाती है। अब मन्नू भी उसके पीछे जा रहा होता है तो समीर उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, कुछ देर उसे अपने आप के साथ छोड़ दो, उसे संभालने दो खुद को प्लीज। अभी भी इस बात को समझता है और अपना सिर हाँ में हिला देता है। वरुण और शेफाली भी काफ़ी खुश होते हैं क्योंकि जिस तरह के झूठे सबूत और गवाह उसने पेश किए हैं उसी हिसाब से कोर्ट की कार्रवाई चल रही है। वरुण विराज रघुवंशी की तरफ देखकर कहता है, वेल डन मिस्टर रघुवंशी, अपने केस बहुत अच्छे से लड़ा है। रियली आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद यू। विराज उस वक्त अपनी फाइल देख रहा था। वह अपनी नज़र उठाकर उसकी तरफ देखता है और फिर अपनी फाइल की तरफ देखने लगता है। वरुण कहता है, आगे के लिए हमें क्या करना है? अब सब कुछ तो हमने पेश कर दिया है ना, अब तो ये केस हमारा ही है ना। विराज कहता है, क्यों फालतू की बकवास कर रहे हैं? क्या करना है नहीं करना है वह सब मुझे अच्छे से पता है। और मैंने आज जो केस प्रेजेंट किया ना, वह बहुत बेकार था। इस केस को मुझे जल्दी ख़त्म करना था, लेकिन उसकी वजह से मैं नहीं कर पाया। वरुण कहता है, लेकिन मुझे तो काफ़ी सेटिस्फेक्शन हुआ। आपने जिस तरह से दलीलें दी और सबूत पर भी कोर्ट ने सवाल नहीं किए। विराज चिढ़ते हुए कहता है, ठीक है, आपको सेटिस्फेक्शन मिली, गुड। अब फालतू का मुझे इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे पता है मैंने क्या किया है। वो अपने असिस्टेंट को कुछ इशारा करता है, वह सारे पेपर समेटता है और वह लोग वहाँ से निकल जाते हैं। शेफाली कहती है, ये कितना एटीट्यूड में क्यों है? हम उसकी तारीफ ही तो कर रहे थे ना। वरुण कहता है, क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, उनको तारीफ अच्छी नहीं लगती। वैसे अच्छा ही तो है, ज़्यादा बकवास नहीं करता, अपने काम पर ध्यान देता है। शेफाली कहती है, वैसे कह तो सही रहा था, उसकी जो जूनियर थी उसने काफ़ी अच्छे से उनका केस लड़ा। वरुण कहता है, छोड़ो ना, हमारे पास इतना बड़ा अच्छा वकील है, हमें कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। चलो चलते हैं, हमारे पास बहुत काम है। दोनों निकल जाते हैं। रोशनी बाहर में एक बेंच पर बैठी हुई होती है। उसकी आंखें भरी हुई होती हैं। उसके दिमाग में बस उसके चाचा चाची की वही झूठी गवाही चल रही होती है जो उन्होंने कोर्ट में आकर दिया। वह अपनी आंखों को बंद करती है और कहती है, क्योंकि आप लोगों ने ऐसा
क्या मेरे साथ इतना गलत करने के बाद भी आप लोगों का ज़मीर नहीं जागा? एक बार तो कम से कम मेरे लिए कुछ अच्छा सोच लेते। नहीं करते कुछ अच्छा काम तो कम से कम बुरा तो नहीं करते ना। क्यों माँ छोड़कर चली गई तुम मुझे अकेले? मुझे भी अपने जाने से पहले ही ख़त्म कर देती ना, तो यह सारी तकलीफ ही नहीं होती। रोशनी की आंखों से आंसू उसके चेहरे पर आ जाते हैं। अब मन्नू उसके पास आकर बैठता है और धीरे से कहता है, रिलैक्स रोशनी। रोशनी तुरंत अपनी आंखों को खोलती है और अभी को देखती है, तो तुरंत अपने आंसुओं को पोंछ लेती है। अब मन्नू उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, आंसुओं को पोंछने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस अपने आप को संभालो। और मैंने बात किया है मिस माथुर से, उन्होंने कहा है कि ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। ठीक है, रोशनी धीरे से कहती है, सच में हम केस जीत जाएंगे ना? मेरा बच्चा मुझे मिलेगा ना? अभी उसकी आंखों में देखने लगता है तो रोशनी जैसे अपनी आंखों से ही कहती है, प्लीज़ मुझे सच कहिएगा, क्योंकि अब मुझ में हिम्मत नहीं है झूठ सहने की, और कोई दिलासा भी नहीं चाहिए मुझे। बताइए ना, मेरा बच्चा मुझे मिलेगा ना? मन्नू भी उसकी गहरी आंखों में देखता है और आंखों से ही जैसे जवाब देता है, हिम्मत तो मेरी भी टूट रही है, लेकिन फिर भी मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगा और पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें इंसाफ दिला सकूं, तुम्हें तुम्हारा बच्चा दिला सकूं, उस मासूम को उसकी माँ दिला सकूं। रोशनी की नज़रें जैसे थैंक यू कह रही होती हैं। अभी उसकी तरफ से अपनी नज़रें हटा लेता है। सिया एडवोकेट वर्मा के साथ केस की आगे की डिटेल डिस्कस कर रही होती है। तभी उसका फ़ोन बजता है और स्क्रीन पर बॉस फ्लैश होता है। वह तुरंत कॉल रिसीव करती है और कहती है, यस सर, मैं आती हूँ। वह कॉल कट कर देती है और एडवोकेट वर्मा की तरफ देखती है तो वो अपना सिर हाँ में हिलाते हैं। सिया तुरंत वहाँ से निकल जाती है। विराज रघुवंशी कोर्ट के ही पार्किंग में खड़े होते हैं और अपने असिस्टेंट को कुछ गाइड कर रहे होते हैं। जैसे उनकी नज़र सिया पर पड़ती है तो वह असिस्टेंट को जाने के लिए कहते हैं। वह वहाँ से चला जाता है। सिया उसके पास में आती है और आफ्टरनून विश करती है। विराज एक फाइल अपनी कार की बोनट से उठाकर देते हैं और कहते हैं, इसकी केस मुझे कल तक रेडी चाहिए। सिया अपना सिर हाँ में हिलाती है और वहाँ से जाने लगती है। विराज अपनी कड़क आवाज में रुकने को बोलता है। सिया उसकी तरफ देखने लगती है तो विराज कहता है, लगता है सारे मैनर भूल चुकी हो तुम। सिया थोड़ा हैरान हो जाती है तो विराज कहते हैं, मैंने तुम्हें ऑर्डर दिया जाने का, जो तुम जा रही हो। सिया अपनी नज़रों को नीचे करके सॉरी सर कहती है। विराज कहते हैं, वैसे तुमने कोर्ट में केस बहुत अच्छा प्रेजेंट किया और मुझे गलत भी साबित कर दिया कि मैं तुम्हें अपने फॉर्म में रखने के खिलाफ था। रीजन तो तुम अच्छे से जानती ही हो कि क्यों मैं इसके खिलाफ था, बट हमारे फॉर्म में रहकर तुम्हें इम्प्रूवमेंट तो हुई है। सिया का चेहरा हल्का खिल जाता है तो विराज कहता है, इसमें ज़्यादा खुश होने की बात नहीं है। बहुत सारे लूप होल्स थे तुम्हारे काम में, जिसको मैंने पॉइंट आउट किया है और तुम्हें मेल कर दिया गया है, तो उसे अच्छे से देखो और उस पर काम करो। एंड वन थिंग, इस केस को ज़्यादा अपने दिल पर लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हार तो तुम्हारी इसमें कन्फर्म है, और अगर ज़्यादा दिल पर लगा लोगी तो फिर भूलना आसान नहीं होगा, क्योंकि पहली हार पहली जीत से भी ज़्यादा याद रहती है। सिया हल्का मुस्कुराकर कहती है, आई नो सर, बट आई ऑल्सो एडवाइज यू द सेम। प्लीज़ डोंट टेक इट सीरियसली एज यू आर एडवाइजिंग मी। विकास की आंखें हैरानी से चौड़ी हो जाती हैं। उसने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सिया उसे इस तरह का जवाब देगी। वह विराज के चेहरे पर देखकर कहती है, सर, मे आई लीव? यस ऑफ कोर्स, बट मीट मी एट 4 एट ऑफिस, ओके? विराज अपने सनग्लासेस को लगाते हुए कहता है। सिया अपना सिर हाँ में हिला देती है। विराज वहाँ से चला जाता है। शेफाली और वरुण बगल वाली कार में बैठे हुए होते हैं। वह लोग जब उन दोनों को इस तरह से बात करते हुए सुनते हैं तो शेफाली कहती है, ये विराज रघुवंशी है क्या? ये तो हमारी अपोजिशन की वकील की मदद कर रहा है। उसने कहा कि जो भी उसने केस में गलती की है वह सब उसे वह बता रहा है, और इस तरह से हम केस कैसे जीतेंगे? वरुण कहता है, वह उनका मैटर है, तुम क्यों परेशान हो रही हो? और तुमने सुना नहीं क्या? क्या कहा विराज ने? कि वह इस केस को सीरियस ना ले, क्योंकि वह नहीं जीत पाएगी, और मुझे नहीं लगता कि हमें इस केस को लेकर कुछ भी फिक्र करने की ज़रूरत है। विराज रघुवंशी सब कुछ संभाल लेगा। शेफाली कहती है, हाँ, अब तुम्हें ऐसा लगता है तो चलो, ये भी ठीक है। अभी के ऑफिस से कॉल आ जाता है तो वह बात करने के लिए वही साइड में चला जाता है। रोशनी अकेली बैठी होती है तो वहाँ पर सुनीता और रमेश आ जाते हैं। सुनीता रमेश की तरफ देखकर कहती है, अरे देखो तो, ये रोशनी क्या से क्या बन गई है। वैसे इतने दिनों बाद हमें देखकर इसे अच्छा तो लग रहा होगा,
रोशनी उन दोनों की तरफ नजर उठाकर देखने लगती है। रमेश कहते हैं, लेकिन लगता है हम लोगों से दूर रहकर अपने संस्कार भूल गई है। हमें देखा और हमारे पांव तक नहीं छुए। सुनीता कहती है, अरे छोड़ो, इसमें संस्कार थे कब। मैंने इसे मार पीट करके ठीक बनाकर रखा था अपने जैसा, वरना यह तो ढीठ है शुरू से ही। रोशनी अपनी जगह से खड़ी हो जाती है और उनकी तरफ बढ़ने लगती है। दोनों उसको घूर कर देख रहे होते हैं। रोशनी उनके पास जाकर भरे गले से कहती है, क्यों किया आप लोगों ने ऐसा? क्या आप लोगों को थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई ये करते हुए? मैंने तो हमेशा आप लोगों को अपने माता पिता की तरह माना है। आपने जुल्म किया, आपने जो कहा मैंने सब कुछ किया। यहाँ तक कि इतना बड़ा धोखा करने के बाद भी मैंने आप लोगों को माफ़ कर दिया था, लेकिन अभी भी आप लोग मेरा बुरा ही करना चाहते हैं। सुनीता और रमेश जोर जोर से हंसने लगते हैं। सुनीता कहती है, हमें पैसे मिले तो हमने यह किया। हमें पैसे मिलेंगे ना तो हम तुम्हारी जान भी ले लेंगे। तो कोर्ट में आकर झूठी गवाही देना कौन सी बड़ी बात है? तुम तो हमारे लिए कुछ हो नहीं। देखो, जब तक तुम उस घर में थी तब तक वह वकील जो था वह पैसे देता था हमें। फिर तुम उस घर से निकली, हमें पैसे का दूसरा उपाय मिल गया तो हमने बस वही किया। वैसे एक बात बताओ, तुम भी कुछ कम नहीं हो। जो वह लड़का तुम्हारे साथ है, कौन है वह, और इतना क्यों पैसे बहा रहा है और खतरा भी ले रहा है? मैंने सुना है, क्या नाम है? अभिमन्यु। क्या रिश्ता क्या है तुम्हारा उसके साथ? रोशनी कहती है, आप जैसे नीच लोग कभी भी इंसानियत के रिश्ते के बारे में तो जानते नहीं होंगे, इसीलिए मैं इस लफ्ज का आप लोगों के सामने इस्तेमाल करके क्यों जाया करने लग जाऊं। सुनीता यह सुनकर गुस्से से बिलबिला उठती है और वह रोशनी के बालों को पकड़ लेती है और कहती है, बड़ी तेरी कैंची की तरह जुबान चलने लगी है। रोशनी को दर्द होने लगता है। वह कहती है, आप क्या कर रही हैं? छोड़िए मेरे बाल। सुनीता कहती है, अभी तो तेरी जुबान कैंची की तरह चल रही थी, अब क्या हो गया? तभी उन लोगों को किसी के गिरने की आवाज़ सुनाई देती है। सुनीता पलटकर देखती है तो रमेश नीचे गिरा हुआ होता है। वो चिल्लाते हुए कहती है, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? तभी अभिमन्यु पर उसकी नज़र जाती है। वह आगे कुछ बोल पाती उससे पहले ही वह उसका हाथ पकड़कर रोशनी के बालों से अलग करता है और उंगली दिखाते हुए कहता है, जितनी तकलीफ इसे देनी थी ना, उतनी दे चुकी हो। अब भूल कर भी उसे तकलीफ देने की सोचोगी भी ना तो अच्छा नहीं होगा। अभी तो सिर्फ एक तमाचा दिया तो नीचे धूल चाट रहा है। इससे ज्यादा भी मैं कुछ कर सकता हूँ। रोशनी अभिमन्यु के चेहरे पर देख रही होती है तो अभिमन्यु गुस्से से कहता है, और तुम्हारी ये आदत हो गई है क्या, ऐसे लोगों से खुद को बेइज्जत करवाने की? उसने बाल पकड़ा तो तुमने बदले में एक तमाचा क्यों नहीं दिया? दिमाग ठिकाने पर आ जाता और फिर कभी वो ऐसी जुर्रत भी नहीं करती। रोशनी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगती है। उसको बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता कि अभी उसे ऐसा कुछ कह रहा है। अभी गुस्से से लाल होकर कहता है, ओ हाँ, तुम तो संस्कारी हो, लेकिन ऐसे नीच लोग इज्जत देने के लिए नहीं होते। यह बोलकर वह नीचे पड़े रमेश को अपने पैरों से मारता है। रोशनी तुरंत कहती है, ये आप क्या कर रहे हैं? अभी वापस से ऐसी नाराजगी से कहता है, तुम्हें इसके लिए भी दया आ रही होगी ना, है ना? तुमसे तो बात करना ही बेकार है। वह वहां से नाराजगी से चला जाता है। रोशनी उन लोगों की तरफ देखती है और फिर वह भी अभी के पीछे चली जाती है। रोशनी उसके पास आती है तो अभी उसकी तरफ देखकर नाराजगी से ही कहता है, क्या हुआ? अब क्या सफाई देने आई हो यहाँ? अब तुम कहोगी कि तुम्हारे संस्कार हैं इसलिए तुमने उन लोगों को कुछ नहीं कहा। तुम्हें उनकी उम्र का लिहाज है, वह कुछ भी करे तुम्हारे साथ, लेकिन तुम तो अपनी इंसानियत, अपनी मर्यादा नहीं भूल सकती, है ना? तुम यही सब कुछ कहोगी ना? मुझे पता है, इसलिए कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। रोशनी कुछ नहीं कह रही होती है, वह बस अभिमन्यु के चेहरे पर देख रही होती है। तो अभिमन्यु और गुस्से से कहता है, ऐसे क्या देख रही हो? कुछ बोलना है तो बोलो ना। रोशनी धीरे से कहती है, मुझे माफ़ कर दीजिए, सब मेरी वजह से ही हो रहा है। मेरी वजह से आप क्या से क्या बन गए हैं। अभिमन्यु को उसकी बात समझ में नहीं आती। वह हैरानी से कहता है, क्या बोल रही हो? मैं तुमसे क्या बात कर रहा हूँ और तुम मुझे क्या जवाब दे रही हो? रोशनी कहती है, जब से आप मेरे कारण इन सब में उलझे हैं तब से आपने अपने आप को पूरी तरह से बदल ही दिया है। मैं हंसने मुस्कुराने वाला इंसान एक गुस्से वाला इंसान बन गया है, जो हर छोटी छोटी बातों पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है। और मुझे माफ़ कर दीजिए, यह सब मेरी वजह से ही हुआ है। अभी यह सुनकर भी वापस से नाराज़गी से ही कहता है, तुम फिर बकवास कर रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। और तुम हर चीज़ का ब्लेम अपने ऊपर क्यों देने लगती हो? ऐसा कुछ भी नहीं है, समझी? इसलिए फालतू का खुद को ब्लेम करना बंद करो। क्यों, तू नहीं लेता है क्या? समीर कहता है। भी उसकी तरफ देखने लगता है। समीर वहां पास में आकर कहता है,
तुझे भी तो यही प्रॉब्लम है। कुछ भी कहीं भी हुआ तूने खुद को ब्लेम करना शुरू कर दिया। और रोशनी बिल्कुल सही कह रही है। पिछले कुछ दिनों में तू क्या से क्या बन गया, तुझे पता भी है? छोटी छोटी बातों पर इतना ज्यादा गुस्सा करने लगता है। रोशनी को बोलता है कि हर बात पर वह उदास हो जाती है, रोने लगती है। और तू तू भी तो अपना फ्रस्ट्रेशन गुस्से से निकालता है। अभी कुछ कहना चाहता है तो समीर कहता है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तू इस बात को मानने से इनकार नहीं कर सकता, समझा? इसीलिए थोड़ा सा शांत रहा कर। और रोशनी कैसे जवाब देगी उन लोगों को? वह उनकी तरह नहीं बन सकती है। और तू भी यह बात जानता है। तो इसलिए नॉर्मल रहकर उन सबको जवाब तभी मिलेगा जब हम लोग केस को जीत लेंगे। और ये तभी होगा जब सबका दिमाग नॉर्मल रहेगा, समझा? समीर उसे समझाता है, अभी अपना सर हाँ में हिला देता है और रोशनी की तरफ देखकर कहता है, आई एम वेरी सॉरी, मुझे तुम पर इस तरह से गुस्सा नहीं करना चाहिए था। रोशनी कहती है, नहीं, मेरी भी गलती है। आप बार बार मुझे समझाते हैं कि मुझे मजबूत बनना होगा। जो भी मेरे साथ गलत करते हैं मुझे उसका जवाब देना होगा। लेकिन मैं हर बार इसमें फेल हो जाती हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिए। अभी वापस से कुछ कह रहा होता है तो समीर कहता है, हाँ, तुम दोनों एक दूसरे से ही माफ़ी मांगते रहो। छोड़ो ये सब और चलो यार, बहुत काम करना है। और ये एक दूसरे से माफ़ी बाद में मांगी जा सकती है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। समीर कहता है, अब क्या हुआ, चलो ना। अभी कहते हैं, हाँ रोशनी चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। रोशनी कहती है, नहीं, मैं भी ऑफिस आऊँगी। अभी कहते हैं, ऑफिस क्यों, तुम थोड़ा रेस्ट कर लो ना। क्यों, आप भी तो ऑफिस जाएंगे, काम करेंगे ना, तो मैं क्यों नहीं करूँगी? रोशनी उसकी आंखों में देखते हुए बोलती है। समीर अभी के चेहरे पर देखने लगता है तो वह कहता है, हाँ ठीक है चलो, बस अभी ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। रोशनी ऑफिस तो आ जाती है लेकिन काम में उसका ध्यान बिल्कुल भी नहीं होता है। उसके दिमाग में जो कोर्ट में हुआ वही सब चल रहा होता है। वह अपने मन को बार बार समझा रही होती है कि सब कोई है उसके साथ, वह जरूर जीत जाएगी। और जो भी उस पर झूठे इल्जाम लगे हैं वह सब गलत साबित हो जाएंगे, क्योंकि वह सच के साथ खड़ी है। अमन्यु अपने केबिन से उसे देख रहा होता है और समीर की तरफ देखकर कहता है, देखना इसे, कह रहा था कि घर पर जाकर रेस्ट करे तो नहीं, ऑफिस आने की जिद की। और अभी देखो कितनी ज्यादा परेशान हो रही है ना? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता, हर बात में जिद करती है और अपने आप को संभाल भी नहीं पाती है। वैसे तू मेरी एक बात मानेगा तो मैं कुछ कहूँगा। समीर कहता है, तू मुझसे पूछ रहा है कि मैं तेरी बात मानूंगा या नहीं? ऑफ कोर्स यार, ऐसा कभी हुआ है कि मैंने तेरी बात नहीं मानी? अभी कहता है। समीर कहता है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा काम हो सके ना, तू रोशनी को दे। जितनी मुश्किल से मुश्किल डील है उसमें उसे शामिल कर। ये तू क्या बोल रहा है, तेरा दिमाग खराब हो गया है? वो पहले से इन सब चीज़ों से परेशान है और मैं उसे और ऑफिस का काम देकर उसकी परेशानी को और बढ़ाऊं? तूने क्या मुझे क्रूर समझ रखा है? अभी उसकी बातों से इनकार करता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम जैसे समझदार इंसान को हो क्या गया है। पिछले कुछ दिनों से जो गुस्सा कर रहे हो ना, उसी में तुम्हारी सारी समझदारी खत्म हो गई है। समीर बोलता है। अभी हैरानी से बोलता है, तू क्या बोल रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि तू उसे काम देगा तो उसका ध्यान हटेगा इन सब चीज़ों से और वह रिलैक्स फील कर पाएगी। क्योंकि जितना वह उन सब चीज़ों के बारे में सोचेगी ना, उतना वह घुटती रहेगी, जो कि उसके लिए और केस के लिए दोनों के लिए ठीक नहीं है, समझा? समीर उसे अपनी बात समझाता है। अभी यह सुनता है तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वह समीर के गले लगकर खुशी से कहता है, तू सच में मेरा अच्छा दोस्त है, हर प्रॉब्लम को तुरंत सॉल्व कर देता है। थैंक यू सो मच। समीर उससे अलग होता है और कहता है, हाँ पता है मुझे, मुझसे कुछ शेयर तो खुद करता नहीं है और अभी कह रहा है कि मैं तेरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता हूँ। अभी कहता है, तू जानता है कि मुझे, हाँ मैं जानता हूँ कि तुझे अपनी परेशानियों को अपने तक ही रखने का शौक है, लेकिन अपने इसलिए होते हैं ताकि एक दूसरे की समस्या को सॉल्व कर सकें, समझा? समीर कहता है। अभी मुस्कुराते हुए अपना सिर हाँ में हिला देता है। जानवी अगले दिन अभी के ऑफिस आती है। अभी उसके साथ बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करता है, जैसे वह अपने बाकी के क्लाइंट या फिर दोस्तों के साथ बिहेव करता है। लेकिन जानवी का बिहेवियर बदला होता है। वह अभी के साथ जानबूझकर टाइम स्पेंड करना चाह रही होती है। वो अभी के केबिन में आती है तो उस वक्त उसका असिस्टेंट वहाँ बैठा हुआ होता है। जानवी उसे कहती है, मैं आंटी के केबिन में एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है हमारी कंपनी की, तो प्लीज़ उसे देख लो जाकर।
और उसके लिए अलग से पेपर बनवा दो, ओके। वो अभी के चेहरे पर देखने लगता है तो वह अपना सिर हाँ में हिला देता है। तो वो वहाँ से चला जाता है। जानवी मुस्कुराते जाकर उसके सामने की चेयर पर बैठ जाती है और कहती है, तो मिस्टर अभिमन्यु सिंघानिया, आजकल कुछ ज़्यादा बिजी नहीं रह रहे हैं आप? अभी उसकी तरफ हैरानी से देखते हुए कहता है, नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है। जानवी कहती है, अच्छा तो कल मैंने तुम्हें कॉल किया था तो तुमने मेरा कॉल रिसीव नहीं किया, क्यों? जानवी शिकायत करती है। अभी कहता है, मैंने देखा नहीं होगा, वह एक्चुअली मॉम नहीं है यहाँ पर ना, तो ऑफिस की सारी जिम्मेदारियाँ मुझ पर ही आ गई हैं, तो उसी में थोड़ा बिजी रहता हूँ। जानवी अपनी जगह से खड़ी हो जाती है और अब मन्नू जहाँ बैठा होता है उसके पास जाकर टेबल से लगकर खड़ी हो जाती है और कहती है, वही तो मैं भी कह रही हूँ कि आजकल बिजी हो। वैसे आंटी ने मुझे कहा है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँ, तो मुझे बताओ कि मैं तुम्हारी हेल्प कहाँ और कैसे कर सकती हूँ? अभी थोड़ा अनकंफर्टेबल होते हुए कहता है, नहीं उसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। जानवी कहती है, ठीक है, तो फिर मैं आंटी को कॉल करके बता देती हूँ कि तुम्हें मेरे हेल्प की ज़रूरत नहीं है। यह बोलकर वह कॉल लगाने लगती है तो अभी अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और उससे फ़ोन ले लेता है और कहता है, गजब करती हो तुम भी। तुम जानती हो वो नाराज़ हो जाएंगी, उन्होंने तुमसे कहा है तो ठीक है। वो रैंडम सी एक फ़ाइल उठाता है और कहता है, इस पेपर को देख लो, ये डील सही है या नहीं, और हमें इसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं। मैं सब समझ रही हूँ, मैं आंटी को कॉल करूँगी और कहूँगी कि तुम क्या कर रहे हो। जानवी फ़ोन लेकर जाने लगती है। अभी उसके पीछे दौड़ने लगता है और कहता है, नहीं नहीं प्लीज़ समझने की कोशिश करो, मॉम मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगी। दोनों टेबल के आमने सामने खड़े होते हैं। जानवी उसे जानबूझकर परेशान कर रही होती है और अभी परेशान होकर उसे फ़ोन लेने की कोशिश कर रहा होता है। जानवी भाग रही होती है और अभी उसको पकड़ने की कोशिश में लगा हुआ होता है। जानवी केबिन का गेट खोलकर बाहर की तरफ निकलती है और अभी भी उसके पीछे जाता है। वह ध्यान नहीं देता और रोशनी उससे टकरा जाती है। वह गिरने वाली होती है तभी अभी तुरंत उसको पकड़ लेता है और गिरने से बचा लेता है। जानवी जब देखती है कि अभी उसके पीछे नहीं आ रहा तो वह पलटती है और अभी को इस तरह से रोशनी को थामे हुए देखती है। दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। जानवी भी पास जाकर कहती है, रोशनी ठीक हो तुम? अभी तुरंत रोशनी को सीधा खड़ा करता है और जानवी की तरफ देखकर कहता है, जानवी मैं तुम्हारी हेल्प तो ले ही रहा हूँ ना, तुम क्यों मॉम को बताने की जिद कर रही हो? जानवी कहती है, नहीं पहले तो तुमने मना किया ना, तो मैं इतना तो करूँगी। अभी मासूम सा चेहरा बनाकर कहता है, अच्छा ठीक है, तुम कुछ और कहो मैं मान जाऊँगा, लेकिन मॉम को मत बताओ। जानवी कहती है, पक्का? हाँ पक्का प्रॉमिस। अभी तुरंत बोलता है। जानवी को सोचती है और फिर कहती है, ठीक है, तो फिर आज रात को तुम हमारे साथ डिनर कर रहे हो? अभी कहता है, लेकिन जानवी उसको फ़ोन दिखाते हुए कहती है, ठीक है तो फिर मैं आंटी को कॉल करती हूँ, मैं जाऊँगा। अभी तुरंत बोलता है, ओके। जानवी अभी के गले लग जाती है और कहती है, फाइल में सच में हेल्प चाहिए तुम्हें? अभी अपनी आंखें बंद कर लेता है तो जानवी उसका गाल खींचती है और कहती है, मुझे पता ही था, मैं तुम्हारा वेट करूंगी, ओके। एंड डोंट फॉरगेट, वैसे मैं भूलने भी नहीं दूंगी। जानवी वहां से चली जाती है। रोशनी चुपचाप खड़े होकर उन दोनों को ही देख रही होती है। अभी मुस्कुराते हुए कहता है, ये भी ना कभी नहीं बदलेगी। रोशनी को अभी के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर बहुत अच्छा लग रहा होता है। अभी रोशनी की तरफ देखता और कहता है, कुछ काम था क्या? रोशनी कहती है, वह फाइल चाहिए थी। अभी साइड हो जाता है और रोशनी कहती है, लेकिन मैं कैसे? अभी कहता है, क्यों, तो मेरे केबिन में जाकर फाइल नहीं ले सकती? लेकिन आप वहाँ नहीं है ना? रोशनी धीरे से बोलती है। अभी कहता है, तो क्या हो गया, जाओ जाकर ले लो। अभी के चेहरे की मुस्कुराहट को देखकर उसका इस तरह से बात करना रोशनी को अच्छा लग रहा होता है। कितने दिनों बाद रोशनी ने अभी को इस तरह से शांत और पहले के रूप में देखा होता है। रोशनी केबिन के अंदर चली जाती है और अपने मन में कहती है, सच में जब दोस्त आस पास हो ना तो मन वैसे भी खुश हो जाता है। और जानवी तो अभिमन्यु की बचपन की दोस्त है। जानवी बहुत ही ज़्यादा खुश होती है कि उसने अभिमन्यु को डिनर पर बुलाया और वह डिनर के लिए आ भी रहा है। वह अपने हाउस हेल्प को अच्छे से गाइड कर देती है और फिर खुद जाकर अपने लिए ड्रेस देखने लगती है। तभी उसकी मॉम उसके रूम में आती हैं और कहती हैं, क्या बात है, आज हमारी जान बहुत खुश लग रही है। हाँ मॉम खुश तो हूँ, वैसे मैंने अभी को बुलाया है तो बाकी सब कुछ तो अरेंज कर लिया है, सोचा खुद के लिए भी देख लूँ। जानवी एक ड्रेस को अपने ऊपर
रख कर मिरर में देखते हुए कहती है। उसकी माँ कहती है, तो हम लोग को रुकना है या हम लोग कहीं और डिनर करें? जानवी एक ड्रेस को बेड पर रखते हुए अपनी ड्रेसिंग टेबल से ईयरिंग को उठाती है और उसे अपने कानों के पास ले जाकर कहती है, मैंने आपके और डैड के लिए डिनर डेट प्लान कर लिया है। उसकी माँ मुस्कुराते वहाँ से चली जाती हैं। रोशनी ऑफिस से निकल रही होती है तो अभी उसे कहता है, आज डिनर के लिए मेरा वेट मत करना क्योंकि मैं जानवी के घर जा रहा हूँ डिनर के लिए। ठीक है। रोशनी अपना सिर हाँ में हिलाकर वहाँ से चली जाती है। रोशनी घर वापस आ जाती है और अभी और जानवी के बारे में ही सोच रही होती है। और आज उसने जिस तरह से अभी के चेहरे पर मुस्कुराहट देखी वह उसकी नज़रों के सामने से जा ही नहीं रहा होता है। वह अपने आप से कहती है, इतने दिनों से अब मनु कितने परेशान थे ना, आज जानवी के साथ समय बिताकर कितने खुश हो गए। वैसे अच्छा ही हुआ कि जानवी ने आज उनको डिनर पर बुला लिया। कम से कम इसी बहाने उनका मन तो बहलेगा। मेरी वजह से कितना परेशान भी तो रहते हैं। आंटी ने यह तो बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। तभी इंद्राणी जी वहाँ पर आती हैं और कहती हैं, क्या बात है, आप अकेले में क्या बात कर रही हैं? रोशनी कहती है, नहीं कुछ भी तो नहीं। इंद्राणी जी कहती हैं, खाना बन गया है तो आप आकर खाना खा लीजिए। नहीं मैं नहीं खाऊंगी, मेरा मन नहीं है। रोशनी तुरंत कहती है। इंद्राणी जी कहती हैं, आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ तबीयत बिल्कुल ठीक है। वो आज शाम को कुछ खा लिया था इसलिए मेरा मन नहीं है। रोशनी मुस्कुराकर कहती है, ठीक है मैं अभी बाबा को बता देती हूँ। वो उन्होंने तब से 2 बार कॉल कर लिया ये पूछने के लिए कि आपने डिनर किया या नहीं। इंद्राणी जी ये कहकर चली जाती हैं और रोशनी इस बारे में सोचती रह जाती है। नेक्स्ट पार्ट।